हेलो दोस्त। आप लोग को हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और हम पार्ट थर्ड तक कंप्लीट कर चुके थे। आज देखेंगे पार्ट फोर। और पार्ट थर्ड में हम पढ़ाए थे क्या, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। उसे हम 8 प्रकार का अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम 9वां प्रकार का अभिक्रिया जो लास्ट है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग को मेरा सभी वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप मेरा फ़ोटो जो दिखाई दे रहा है उस फोटो पर क्लिक कीजिए। फोटो पर क्लिक करने के बाद आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। प्लेलिस्ट में को जब आप प्लेलिस्ट में आप जब जाइएगा तो आपको मेरा सभी वीडियो मिल जाएगा। क्लास 10 किससे संबंधित सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें दो अभिक्रिया साथ साथ होता है, एक ऑक्सीकरण दूसरा अवकरण। ठीक है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें दो अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण। तो एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा होता है अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही बोलते हैं क्या? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही बोलते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। और अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। ऑक्सीकरण का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अवकरण का इंग्लिश होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है ना। अब समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे उस अभिक्रिया को जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुटेगा। यानी सिंपल आप लोग को याद रखना है कि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसका उल्टा ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण। अब समझते हैं कैसे। तो मान लो जैसे यह है सल्फर। क्या है? सल्फर। सल्फर को हम कराएं ऑक्सीजन से रिएक्शन तो क्या बन गया है? SO2। क्या बन गया? SO2। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है सल्फर से नहीं जुटा है, सल्फर अलग है, अकेला है। लेकिन यहाँ सल्फर के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन का जुटना और ऑक्सीजन यहाँ जुट गया, ऑक्सीजन जुटा तो यह कैसा अभिक्रिया है? तो यह कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब समझते हैं यहाँ कैसे। तो मान लो कि यहाँ पर है आपके पास कॉपर। अब कॉपर को हम रिएक्शन करा दिए किससे? जल से। किससे रिएक्शन करा दिए? जल से। तो कॉपर क्या है? धातु, इसलिए प्लस, ये आगे प्लस पीछे माइनस। तो देखो अब ये देखना है कि ये प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये दोनों दोस्ती कर लेगा। तो ये बना लिया है कॉपर ऑक्साइड। ये दोनों दोस्ती किया, बना लिया कॉपर ऑक्साइड। अब बेचारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन अकेला रह गया है। हाइड्रोजन को कोई नहीं मिला दोस्ती करने के लिए। अब देखते हैं ऑक्सीजन कैसे टूटा है। तो ऑक्सीजन का टूटना, तो देखो यहाँ पर क्या है? H2O। और यहाँ देखो हाइड्रोजन और यहाँ देखो हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या है? ऑक्सीजन है, यानी दोनों में दोस्ती है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास दोस्त ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन टूट गया है, ऑक्सीजन टूट गया है। तो ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? अवकरण। तो ये दोनों के बीच कैसा अभिक्रिया है? ये दोनों के बीच अभिक्रिया है अवकरण। क्या है? अवकरण। अब अवकरण क्या है? अवकरण। अवकरण क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना कहलाता है अवकरण अभिक्रिया। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन टूट गया है, टूट गया है, इसलिए कहेंगे कि यहाँ कैसा अभिक्रिया हुआ है? तो यहाँ हुआ अवकरण। लेकिन साथ में देखो यहाँ ऑक्सीकरण भी हो रहा है। कैसे? तो देखो हम जानते हैं ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो कॉपर और कॉपर को देखो, यहाँ भी कॉपर है और यहाँ भी कॉपर है। कॉपर कॉपर के देखो, तो कॉपर के पास क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन है? नहीं है, कोई नहीं है। तो कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन यहाँ देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन है। हाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? तो ये दोनों के बीच ऑक्सीजन जुटा। यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन आके जुट गया है। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये दोनों के बीच तो अवकरण हुआ, लेकिन ये दोनों के बीच क्या हो गया? अवकरण। और इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होता है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं।
जैसे बोल देते हैं कार्बन, कार्बन रिएक्शन किया है ऑक्सीजन से, क्या बना लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन जुटा कि टूटा, तो ऑक्सीजन जुटा। यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ कार्बन के पास क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जुट गया है। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा, कैसा अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जान गए कि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, और अवकरण किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा था तब बोलेंगे हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का अलग होना, टूटना यानी अलग होना, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और यहाँ बोलेंगे इसको उल्टा, इसका उल्टा, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, टूट रहा था, यहाँ क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, यहाँ क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा, अवकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है, या तो हाइड्रोजन टूटता है, हाइड्रोजन टूटता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो अवकरण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन टूटता है, ऑक्सीजन अलग होता है, या तो हाइड्रोजन जुटता है, हाइड्रोजन जुटता है, उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। समझते हैं आप इसका एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीज ऑक्साइड से, किसे करा रहे हैं, मैग्नीज ऑक्साइड से। जब ये रिएक्शन करेगा तो ध्यान दो, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, तो प्लस वाला दोस्ती कर लेगा किससे, माइनस वाला के साथ। तो ये दोनों जब दोस्ती करेगा तो क्या बनाएगा, बना लेगा, तो ये दोनों दोस्ती करके बना लेगा H2O, जल बना लेगा, क्या बना लेगा, जल बना लेगा। अब जब ये दोनों दोस्ती करेगा प्लस माइनस तो क्या बनाएगा, तो ये दोनों बना लेगा MnCl2। और साथ ही साथ जब ये प्रयोगशाला में करेंगे तो देखेंगे क्या क्लोरीन गैस मुक्त भी हो रहा है, क्लोरीन गैस क्या हो रहा है, बन के उड़ रहा है, मुक्त हो रहा है। तो अब देखते हैं क्लोरीन को, यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन के पास क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन के पास क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन टूटा कि जुटा, यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन दोस्ती तोड़ दिया है। तो हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच कौन सा अभिक्रिया हुआ है, तो हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का टूटना कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ हाइड्रोजन साथ में था, यहाँ हाइड्रोजन साथ में नहीं है, हाइड्रोजन टूट गया है, इसे ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे समझते हैं हाइड्रोजन का जुटना। जैसे लेते हैं यहाँ पर H2 है और यहाँ पर Cl2 है। जब ये दोनों रिएक्शन किया है तो क्या बना लिया है, HCl बना लिया है। आप इसको जो है और इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, संतुलित करना हम बता दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के साथ यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जुटा कि टूटा, तो यहाँ क्लोरीन के साथ आकर हाइड्रोजन जुट गया है। तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया, क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। समझ गए, क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना यानी अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण किसे कहेंगे, ऑक्सीजन का टूटना या हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा, अवकरण। अब समझते हैं दोनों साथ साथ कैसे होता है, ये देखते हैं। अब हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, आप लोग को बताना है किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अवकरण हुआ है। जैसे मान लो हम रिएक्शन दिया है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और हम इसको कार्बन से रिएक्शन करा दिए, क्या करा दिए, कार्बन से करा दिए हैं रिएक्शन। जब ये दोनों रिएक्शन किया है तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन जल के बना लेगा, क्या ये दोनों साथ मिल के बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक जो है ये अलग हो जाएगा। अब बताओ किसका ऑक्सीकरण और किसका अवकरण हो रहा है। तो पहले हम जिंक लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं, यहाँ भी जिंक और यहाँ भी जिंक। अब देखते हैं जिंक में क्या हो रहा है, ये समझते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन दोस्ती तोड़ दिया है, यानी ऑक्सीजन टूट गया है। तो बताओ ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, भीतर तो बताए हैं। तो ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो जिंक का क्या हुआ, तो जिंक का अवकरण हुआ है। अब कार्बन को देखते हैं, तो यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। कार्बन के साथ यहाँ कोई नहीं है, कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन आके कार्बन के साथ जुट गया है, तो
तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, जल्दी बता दो। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं अब किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपकरण हो रहा है। और ये पूरा को बोल देंगे क्या है, ये क्या क्या है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपकरण भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जिंक का अपकरण हुआ है और कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ लिए हम लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड को रिएक्शन कराए हैं कार्बन से, तो लेड बेचारा बच गया और ये दोनों जल के बना लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तुलना करते हैं, यहाँ देखो क्या है, यहाँ है लेड और यहाँ भी क्या है लेड, ये दोनों के बीच में देखते हैं क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ लेड के साथ पीबी के साथ ऑक्सीजन दोस्ती किया हुआ है, लेकिन यहाँ पीबी के साथ ऑक्सीजन है क्या, नहीं, ऑक्सीजन दोस्ती तोड़ दिया है, ऑक्सीजन दोस्ती तोड़ दिया है, ऑक्सीजन दोस्ती तोड़ दिया है। तो ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अपकरण। क्या कहलाता है, अपकरण। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पीबी का क्या हुआ है, पीबी का अपकरण हुआ है, पीबी का अपकरण हुआ है, पीबी का अपकरण हुआ है। अब समझते हैं कार्बन का क्या हो रहा है, तो यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। तो देखो कार्बन के साथ यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन दोस्ती कर लिया है, ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सीजन दोस्ती कर लिया है, ऑक्सीजन जुट गया है, ऑक्सीजन जुट गया है। तो बता दो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसलिए यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सीसा का हो गया है अपकरण और कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण। और ये पूरा को बोल देंगे हम क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपकरण भी हुआ है, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इसको रिएक्शन करा रही है हम हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा, ये दोनों दोस्ती करेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी जलता है तो क्या बनता है, जल। क्या बनता है, बनता है जल। क्या बनता है, बनता है जल। अब कॉपर बेचारा अकेला बच जाएगा, कॉपर बेचारा अकेला बच गया। अब हम करते हैं तुलना, क्या करते हैं, तुलना। तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ भी कॉपर, यहाँ भी कॉपर। देखो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है भाई, तो देखते हैं कॉपर के साथ यहाँ दोस्ती है ऑक्सीजन से, कॉपर के साथ यहाँ दोस्ती है ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ दोस्ती ऑक्सीजन से टूट गया है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन दोस्ती तोड़ दिया, ऑक्सीजन दोस्ती तोड़ दिया, ऑक्सीजन दोस्ती क्या किया, तोड़ दिया। तो जब ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता, अपकरण। क्या कहलाता, अपकरण। यानी कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का हो गया अपकरण, कॉपर का क्या हो गया, अपकरण। अब देखते हैं हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो बताओ ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो आप लोग बता सकते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपकरण हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ एक रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कराए हैं, तो क्या बन गया है, बन जाएगा जल। अब आप लोग यहाँ बता दो, आप लोग यहाँ बता दो किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपकरण हुआ। यहाँ बता देंगे आप लोग तो समझ जाएंगे हम कि आप लोग ऑक्सीकरण अपकरण अच्छी तरह से सीख गए हैं। चलो तुलना करते हैं, चलो अब हम जब तुलना करते देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, क्या देखते हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन। दोनों को साथ ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। तो बता दो ऑक्सीजन जुटा या टूटा, तो ऑक्सीजन आके जुट गया है, ऑक्सीजन आकर जुट गया है, ऑक्सीजन आके जुट गया है। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या मामला है, तो देखो क्या मामला है, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास कोई नहीं है, ऑक्सीजन के पास कोई नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो बता दो आप लोग आराम से बताओ को कि ऑक्सीजन का साथ हाइड्रोजन यहाँ पर जुटा कि टूटा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर जुटा। अब बता दो हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन का जुटना कहलाता है अपकरण, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अपकरण। देखो पीछे जाके बताए थे हम, हाइड्रोजन का जुटना अपकरण, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ये बताए थे। तो हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन क्या हुआ है, अपकरण। क्या हुआ है, अपकरण। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं और अपकारक पदार्थ किसे कहते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले और कुछ हम चलो बता देते हैं रिएक्शन आप लोग को। चलो बता दो रिएक्शन आप लोग और बताओ। यहाँ पर क्या है, H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्शन किया है क्लोरीन से तो बना लिया है क्या,
HCl, और ये सल्फर बेचारा अकेला बच गया है। कैसे बचा? तो देखो आगे प्लस पीछे माइनस, और ये क्लोरीन गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। गैस क्या होता है? माइनस। गैस क्या होता है? माइनस। तो ये प्लस और माइनस दोस्ती कर लिया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोस्ती कर लिया है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया है। सल्फर बेचारा अकेला बच गया है, सल्फर बेचारा अकेला बच गया है। अब देखते हैं क्या मामला हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, क्या मामला यहाँ पर हुआ। तो देखो यहाँ सल्फर है और यहाँ भी क्या है? सल्फर है। देखे रहे ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो बता दो आराम से, यहाँ सल्फर के साथ क्या है? हाइड्रोजन। सल्फर के साथ क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन क्या यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नहीं है। अब बता दो हाइड्रोजन टूटा के जुटा, जब नहीं है तो हाइड्रोजन टूट गया है, हाइड्रोजन टूट गया है। तो बता दो हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का टूटना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। पीछे जाकर देखो हम बताए हैं, हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो सल्फर का क्या हुआ? सल्फर का क्या हुआ? सल्फर का क्या हुआ? तो सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ, सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, और यहाँ भी क्या है? क्लोरीन। ये दोनों देखते हैं मामला क्या है। तो देखो यहाँ क्लोरीन के पास कोई है? नहीं है। लेकिन यहाँ क्लोरीन के पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो बताओ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या हुआ? जुटा के टूटा, तो जुट गया है, जुट गया है, जुट गया है। तो हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? तो हम बताए थे कि हाइड्रोजन का जुटना कहलाता है अवकरण। क्या कहलाता है? अवकरण। आप लोग पीछे जाकर देख लें, यही बताए थे। यानी सल्फर का हुआ है ऑक्सीकरण और क्लोरीन का हुआ है अवकरण। क्या हुआ है? अवकरण। अब बताते हैं हम ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं और अवकारक पदार्थ किसे कहते हैं, ये बताना है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना, सिंपल बात, सिंपल बात, जिसका अवकरण होगा। याद रखना, अवकरण हम बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण नहीं बोल रहे हैं। जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होगा, उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। यानी जिसका अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक पदार्थ, और जिसका 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 यहाँ ध्यान दो, जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे कहेंगे अवकारक पदार्थ। सिंपल बात, जिसका अवकरण होगा उसको बोल देना है ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोल देंगे अवकारक। अब बताना है आप लोग को यहाँ। अब आप लोग यहाँ आराम से बताओ, अभी हम बताए थे क्या? जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक, और जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक। यानी थोड़ा उल्टा, ऑक्सीकरण होगा तो उसको ऑक्सीकारक नहीं बोलेंगे, अवकारक बोलेंगे। अवकरण होगा तो उसका अवकारक नहीं बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। तो पहचान जाएंगे कि उसको हम कौन पदार्थ बोलते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक पदार्थ, और जिसका अवकरण हुआ उसको ऑक्सीकारक पदार्थ। तो बताओ यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो बता दो जिंक कैसा पदार्थ है? जिंक कैसा पदार्थ है? तो ये हो जाएगा अवकरण हो रहा है। जिसका अवकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो ये कैसा पदार्थ हो गया है? ये हो गया है ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या हो गया है? ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अवकारक। क्या कहलाता है? अवकारक। तो बता दो कार्बन क्या है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन क्या है? ये हो गया है अवकारक। क्या हो गया? अवकारक। यहाँ भी बता दो शीशा का क्या हो रहा है? शीशा का क्या हो रहा है? अवकरण। 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 तो जिसका अवकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। जिसका अवकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो ये कैसा पदार्थ है? तो ये क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ। यहाँ पर क्या हो रहा था? कार्बन का हो रहा था ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है, यहाँ ध्यान दो, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? अवकारक। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो कार्बन क्या है? कार्बन है, ऑक्सीकरण होगा तो अवकारक। तो कार्बन क्या है? अवकारक पदार्थ। क्या है? अवकारक पदार्थ। उसी प्रकार यहाँ देखो, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोलेंगे अवकारक, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोलेंगे अवकारक। तो देखो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कैसा पदार्थ है? तो ऑक्सीकरण होगा तो अवकारक। तो हाइड्रोजन हो गया है अवकारक पदार्थ। क्या हो गया है?
अपकारक पदार्थ। क्या हो गया है? अपकारक पदार्थ। और कॉपर का क्या हो रहा है? तो कॉपर का हो रहा है अपकरण। कॉपर का क्या हो रहा है? अपकरण। तो जिसका अपकरण होगा वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। ये इसलिए ये क्या हो गया है? ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या हो गया है? ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ। तो आप लोग सिंपल यहाँ देखो, ये भी ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया है, ये भी ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया है, ये भी ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया है। यानी जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ। बाकी बात जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपकारक। हाइड्रोजन भी क्या हुआ? अपकारक। ये भी क्या हुआ? अपकारक। ये भी क्या हुआ? अपकारक। तो ऑक्सीकारक अपकारक पदार्थ आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। पहले पहचानना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपकरण हो रहा है। अब देखना है जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसको बोलेंगे अपकारक पदार्थ, और जिसका अपकरण हुआ है उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। और ऑक्सीकरण अपकरण कैसे पहचानते हैं ये हम बता चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ देखना चाहेंगे तो बताए थे हम क्या, यहाँ बताए थे हम कि जिसका अपकरण होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। तो देखो किसका अपकरण हो रहा है? किसका अपकरण हो रहा है? तो ऑक्सीजन का। किसका अपकरण हो रहा है? तो ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कैसा पदार्थ है? तो ऑक्सीजन है अपकारक पदार्थ, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोलेंगे अपकारक पदार्थ। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोलेंगे अपकारक पदार्थ। तो ऑक्सीजन का अपकरण हो रहा है इसलिए ऑक्सीजन कैसा पदार्थ है? तो ऑक्सीजन है अपकारक। क्या है? सॉरी, ऑक्सीजन का अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अपकरण। क्या हो रहा है? अपकरण। तो जिसका अपकरण होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक पदार्थ। इसलिए ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ। और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलेंगे? अपकारक पदार्थ। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन कैसा है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपकारक पदार्थ। इसलिए हाइड्रोजन कैसा पदार्थ है? अपकारक पदार्थ। कैसा है? अपकारक। तो हाइड्रोजन हो गया अपकारक, ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीकारक। किस प्रकार आप लोग पहचान सकते हैं? ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपकरण का प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, तो देखते हैं आप दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अपकरण का प्रभाव। दैनिक जीवन यानी जो प्रतिदिन हम लोग जो काम काज करते हैं या जो हम प्रतिदिन जैसे खाना खाते हैं, ठीक है ना, या भोजन बनाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, तो ये सब जो हम कर रहे हैं दैनिक जीवन में ये इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है या अपकरण हो रहा है ये समझना है। ठीक है ना। तो पहला नंबर है भोजन का पचना। क्या है? भोजन का पचना। तो भोजन का पचना कैसा है? ऑक्सीकरण है या अपकरण है ये समझना। तो बताओ, हम लोग का भोजन पचता है तो जब हम लोग भोजन करते हैं क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो भोजन करते हैं तो वो क्या होता है? छोटी आंत में जाकर पच जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? फिर उसका विखंडन होता है। तो बताओ हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आके इसमें क्या हो रहा है? जुटेगा। जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आके इसमें क्या होगा? जुटेगा। तो बता दो ऑक्सीजन आके जुटेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपकरण अभिक्रिया। तो भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जुटेगा, इसलिए क्या होगा? भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी हम भोजन में क्या लेते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6 को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और हम लोग लेते हैं वातावरण में श्वास के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और जब ये रिएक्शन करता है तो बन जाता है CO2 और जल बनता है और काफ़ी मात्रा में बनता है ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। तो ऑक्सीजन हम लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं इसलिए क्या रहेगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। साथ ही साथ भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? तो अपघटन भी है। कैसा है? अपघटन है। अब ऑप्शन आएगा कि बताओ भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? उसमें ऑक्सीकरण दिया है, अपघटन नहीं दिया है तो ऑक्सीकरण मारेंगे। अगर आएगा बताओ भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण नहीं दिया है, अगर अपघटन दिया हुआ है तो अपघटन मारेंगे। अगर दे दिया है, दोनों दे दिया है तो ए और बी जहाँ दोनों लिखा रहेगा वो मारेंगे। ठीक, समझ गया। अब देखते दूसरा नंबर भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन जो है हम देखते हैं कि जब सुबह भोजन बनता है तो शाम होते होते वो दुर्गंधित हो जाता है, यानी महक उसमें कुछ आने लगता है। क्यों आने लगता है? इसका भी कारण है क्या? भोजन का ऑक्सीकरण होना। भोजन का ऑक्सीकरण होना कैसे होना? तो हम लोग जानते हैं कि जब भोजन हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या देते हैं? तेल डालते हैं। क्या डालते हैं? तेल। और तेल में क्या होता है? वसा। क्या होता है? वसा। क्या होता है? वसा। तो वसा जैसे ही वातावरण के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? वो दुर्गंध देने लगता है। क्या देने लगता है? दुर्गंध देने लगता है, यानी खराब गंध देने लगता है।
तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, इसलिए भोजन का पचना भी क्या, भोजन का दुर्गंधित होना भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब बात आता है कि हम भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो भोजन को दुर्गंधित होने से हम बचा सकते हैं, 2-3 विधि है वो बताते हैं। पहला नंबर है क्या, पहला नंबर भोजन को अगर हम रेफ्रिजरेटर यानी जिसको आप लोग बोलते हैं फ्रिज, क्या बोलते हैं, फ्रिज। तो फ्रिज में जब हम भोजन को रख देते हैं तो उसमें इतना कम तापमान होता है, इतना कम डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है कि वहाँ पर जो है जीवाणु पनप नहीं सकता है उतना कम डिग्री तापमान में। इसलिए क्या होता है, भोजन ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में हम भोजन को रख के उसको दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। दूसरा कैसे बचा सकते हैं, तो दूसरा जो होता है वो आता है सिट्रिक अम्ल। क्या है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल को जो हम बोलते हैं इसी को लेसोथीन, क्या वो है, लेसोथीन। सिट्रिक अम्ल या लेसोथीन को जब हम भोजन में मिला देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो वसा से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन दुर्गंधित नहीं होगा। सिट्रिक अम्ल या लेसोथीन को मिला देने से भी भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। यानी इसी, और ये पदार्थ क्या हो कर रहा है, ये भोजन को दुर्गंधित होने से बचा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मतलब उसका विपरीत, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण को रोकने वाले को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ। तो सिट्रिक अम्ल और लेसोथीन क्या हो गया है, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ। तीसरा नंबर क्या है, कैसे हम रोक सकते हैं, तो वैसा बर्तन में रखो भोजन जिसमें हवा प्रवेश नहीं करे। और हवा में ही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब उसमें हवा नहीं प्रवेश कर पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पाएगा, और जब ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन भोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, और जब ऑक्सीजन भोजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो भोजन का दुर्गंधित नहीं होगा। यानी वैसा बर्तन लेना है जिसमें हवा उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सके, जिसको बोलते हैं हम वायुरुद्ध बर्तन। क्या बोलते हैं, वायुरुद्ध बर्तन, यानी वायु को रोकने वाले बर्तन, यानी वायु को अंदर नहीं जाने वाले बर्तन को बोलते हैं वायुरुद्ध बर्तन। तो जब हम वायुरुद्ध बर्तन में हम जब भोजन को रख देंगे तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो भोजन दुर्गंधित होने से बच जाएगा। तो ये 3 उपाय है। आगे बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में हम देखते हैं प्रभाव इसका। तीसरा है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव क्या है। तीसरा नंबर है संक्षारण। क्या है, संक्षारण मतलब क्या होता है, संक्षारण मतलब होता है कि धातु देखो, अगर लोहा को आप कुछ दिन तक छोड़ देते हैं ऐसे ही तो उसमें जंग लग जाता है, यानी धातु का क्षरण होना क्या कहलाता है, संक्षारण। तो संक्षारण करने के लिए हम क्या करते हैं, धातु को क्षरण होने से रोकने की क्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। तो हम देखते हैं कि लोहा को अगर हम धातु क्या है, लोहा है, ठीक है, लोहा भी एक धातु है। तो लोहा को हम देखते हैं कुछ दिन तक हवा में छोड़ देते हैं तो क्या करता है, लोहा वातावरण से ऑक्सीजन गैस को लेकर, और जब इसको कुछ नमी मिल जाता है, नमी मतलब थोड़ा पानी मिल जाए, ठीक है ना, कुछ नमी मिल जाए यानी पानी मिल जाए, तो लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लोहा का क्षरण होता है। क्या होता है, लोहा का क्षरण होता है। क्या होता है, लोहा का क्षरण होता है। तो उसको रोकने के लिए जो उपाय करते हैं उसको बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण भी क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये भी क्या है, दैनिक जीवन का प्रभाव है, और याद रखना लोहा में जंग लगना कैसा अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है, अगला है दहन की क्रिया। क्या है, दहन की क्रिया। तो ये सब जानता है कि हमको कोई भी पदार्थ को जलाना हो तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बिना कोई पदार्थ जल नहीं सकता। यानी कोई भी पदार्थ को जलाना हो, कोई भी पदार्थ यानी जो जलने वाला पदार्थ है उसका बात कर रहे हैं, नहीं कि आप ले लेना है पत्थर ईंटा ये सब ले लेना है। जो जलने वाला पदार्थ है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो पदार्थ नहीं जलेगा, कितनों भी आप आग लगाते हो आग लहकेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लहकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन का जरूरी हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये क्या भी होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो दहन की क्रिया भी क्या है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया पर आधारित अभिक्रिया है। अब आगे पढ़ते हैं, दहन और ज्वाला किसे कहते हैं। दहन और ज्वाला किसे कहेंगे, तो समझते हैं आप दहन किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो जो जलने वाला हो उसको अगर जलाते हैं तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कोई पदार्थ। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो पदार्थ जलेगा, तो सिंपल सी बात है, जब वो पदार्थ जलेगा
तो वो उससे क्या निकलेगा, उससे निकलेगा उष्मा। क्या निकलेगा, उष्मा, यानी वो ताप देगा, उष्मा देगा, और साथ ही साथ उससे क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट देगा। क्या देगा, लाइट देगा। तो इसी को बोलते हैं हम दहन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं, दहन। यानी बोलेंगे किसी पदार्थ को ऑक्सीजन को परिस्थिति में जलाने पर उष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होता है। उष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होता है। दहन के उष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होता है। और जलने की इसी क्रिया को दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे जैसे कार्बन को जलाए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जैसे इसको जलाएंगे तो CO2 गैस तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बनेगा क्या, उष्मा, यानी वो क्या देगा, उससे गर्मी निकलेगा, और साथ ही साथ वो लाइट भी करेगा। आप देखते हैं कोई भी चीज़ जलाते हैं तो क्या होता है, सुषमा लगता है। जाड़ा के दिन में देखते हैं कोई नेवारी वारी या कुछ भी जलाते हैं आप लोग, ठंडा तापने के लिए क्या करते हैं, वो सुषमा निकलता है और लाइट भी देता है। तो उष्मा निकला, लाइट निकला, तो इसी को बोलेंगे क्या, दहन। क्या बोलेंगे, दहन। क्या बोलेंगे, दहन। उसी प्रकार जब सल्फर को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ बनेगा उष्मा, और साथ ही साथ बनेगा प्रकाश। इसी को क्या बोलेंगे, पूरा अभिक्रिया को इसी को बोलेंगे दहन। क्या बोलेंगे, दहन। अब देखते हैं कि दहन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है दहनशील पदार्थ। क्या होता है, दहनशील पदार्थ। दूसरा होता है अदहनशील पदार्थ। क्या होता है, अदहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ कैसे कहेंगे, दहन मतलब जलने वाला, और शील मतलब योग हो, यानी वैसा पदार्थ जो जलने वाला हो। क्या हो, जलने वाला पदार्थ को कहेंगे दहनशील पदार्थ। वो मतलब नहीं, दहन मतलब जलने वाला, यानी नहीं जलने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, नहीं जलने वाले पदार्थ को हम कहेंगे अदहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ में जैसे आ जाएगा आपका, दहनशील पदार्थ में आगे जैसे कोयला जलता है, हाँ जलता है। लकड़ी जलता है, हाँ जलता है। बता दो, कागज जलता है, हाँ जलता है। उसी प्रकार सूखा पत्ती जलता है, हाँ जलता है। ठीक है ना। उसी प्रकार LPG गैस जलता है, हाँ जलता है। उसी प्रकार आप बोल सकते हैं मोमबत्ती जलता है, हाँ जलता है। तो जो पदार्थ जलता है उसको दहनशील, और जो नहीं जलेगा उसको अदहनशील। जैसे बोल दे ईट जलेगा, नहीं जलेगा। जैसे बोल दे लोहा जलेगा, नहीं जलेगा। जैसे बोल दे पत्थर जलेगा, नहीं जलेगा। जैसे बोल दे मिट्टी जलेगा, नहीं जलेगा। तो ये सभी क्या है, ये सब है अदहनशील पदार्थ। जैसे बोल दे जल, तो जल जलेगा, नहीं जलेगा। तो ये सब जो पदार्थ है जो नहीं जलता उसको बोलते हैं अदहनशील पदार्थ। क्या बोलते हैं, अदहनशील पदार्थ। अब हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कोई भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन याद रखना, कुछ ऐसा पदार्थ जो है जो ऑक्सीजन के अलावा कोई अन्य गैस से भी जल जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन में भी जल जाता है। क्या होता है, नाइट्रोजन में भी जल जाता है। उसी प्रकार बोल सकते हैं हम मोमबत्ती जो है वो तो ऑक्सीजन से जलेगा ही, ऑक्सीजन से भी जलेगा। साथ ही साथ मोमबत्ती जो है वो क्लोरीन गैस से भी जल जाता है। यानी क्लोरीन गैस में हम मोमबत्ती को डाल देंगे तो भी मोमबत्ती नहीं बुझेगा, मोमबत्ती तब भी जलता रहेगा। यानी क्लोरीन गैस से भी मोमबत्ती जलता है और ऑक्सीजन से भी जलता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी जलता है और नाइट्रोजन से भी जलता है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना। ये रहा कुछ अलग से बात। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन यानी जलाने के लिए, तो जलाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है वो देखेंगे। ठीक है ना। यानी क्या क्या जरूरी है कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए, यानी उसके उपस्थिति में पदार्थ नहीं जलेगा, यानी जिसके उपस्थिति में पदार्थ जलता है उसको बोलते हैं आवश्यक शर्त। जैसे 1 नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए। यानी जब हम किसी को जलाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वो पदार्थ जिसको हम जलाएंगे वो दहनशील पदार्थ हो। अभी बताए थे दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाए उसको बोलेंगे दहनशील पदार्थ। जैसे बोले थे क्या, हम पत्थर ले लें तो पत्थर को हम जलाएंगे, क्या जलेगा, नहीं जलेगा, तो ये अदहनशील पदार्थ है। उसी प्रकार ले लेंगे क्या, ईंट ले लेंगे। उसी प्रकार क्या ले लेंगे, मिट्टी ले लेंगे। उसी प्रकार क्या ले लेंगे, तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं बालू ले लें।
तो ये सभी को जलाएंगे तो जलेगा नहीं, तो ये दहनशील पदार्थ नहीं है, ये अदहनशील पदार्थ है। यानी दहनशील पदार्थ हम लेंगे, जैसे हम ले सकते हैं लकड़ी, लकड़ी ले लें, सूखा लकड़ी, जैसे हम ले सकते हैं मोमबत्ती, जैसे ले सकते हैं हम कोयला। तो ये सभी क्या है, ये सब दहनशील पदार्थ है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, दहन के लिए पहला आवश्यक शर्त है कि वो पदार्थ जिसको हम जलाएंगे वो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, तो दूसरा शर्त है दहन के पोषक, दहन के पोषक पदार्थ, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। पोषक पदार्थ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी वैसा पदार्थ जो जलाने में सहायता प्रदान करता है उसको बोलते हैं दहन का पोषक पदार्थ। जैसे बताए थे लकड़ी जलाना हो तो हम माचिस का तिल्ली हम मारेंगे तो नहीं जलेगा जब तक वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो दहन का पोषक पदार्थ क्या हो गया, तो दहन का पोषक पदार्थ हो गया है ऑक्सीजन। क्या हो गया है, ऑक्सीजन। यानी मेरे पास दहनशील पदार्थ है, माचिस भी है, लेकिन अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसको हम जला नहीं सकते हैं। तो दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना अनिवार्य है। और दहन का पोषक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन। यानी जिसमें कोई वस्तु जलता है उसको बोलते हैं दहन का पोषक पदार्थ। तीसरा नंबर क्या आवश्यकता होना चाहिए, ज्वलन ताप। क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब स्टूडेंट बोलता है ज्वलन ताप की प्राप्ति मतलब क्या हुआ, ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब होता है वह ताप। पहले समझते हैं ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिस न्यूनतम तापमान पर, न्यूनतम यानी कम से कम, कम से कम यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे, जलना शुरू कर दे, उसे क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। यानी जिस न्यूनतम ताप पर, यानी जितना कम से कम तापमान पर, जितना कम से कम तापमान पर यानी न्यूनतम तापमान पर, तो जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं ज्वलन ताप। उस वस्तु का ज्वलन ताप, उस वस्तु का ज्वलन ताप। अब ध्यान देना है आप लोग को, अगर आप लोग क्या जलाते, लकड़ी लिए, मोमबत्ती लिए, कोयला लिए, ले लो यहाँ पर कागज़ भी ले लो, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस भी ले लो, यानी जो एलपीजी गैस बोलते हैं, चलो एलपीजी गैस जो सिलेंडर में रहता है वो ले लो। अब आप लोग बताओ कि हम माचिस में तिल्ली मारे हैं, माचिस में क्या मारे हैं, तिल्ली मारे हैं, तो क्या हुआ, कागज़ को जला दिए। क्या हुआ, कागज़ को जला दिए हैं, मोमबत्ती को जला दिए हैं। लेकिन क्या माचिस में जब हम तिल्ली मारे हैं तो क्या उसको कोयला को जला सकते हैं उतना देरी में, जितना देरी में हम कागज़ को जला दिए हैं उतना देरी में कोयला को जला सकते हैं, नहीं जलेगा। क्योंकि कागज़ तुरंत जल गया। कागज़ तुरंत क्यों जल गया, क्योंकि कागज़ का ज्वलन ताप कम था, यानी कम ताप में ही वो जलना शुरू कर दिया, इसलिए कागज़ का ज्वलन ताप कम हुआ। तो कागज़ का जितना ज्वलन ताप है उतना ही ताप से हम कोयला को नहीं जला सकते हैं, उतना ही तापमान से हम लकड़ी को नहीं जला सकते हैं, क्योंकि कोयला का ज्वलन ताप अधिक होता है। तो जितना कोयला का ज्वलन ताप होता है उतना ताप देंगे तभी कोयला जलना शुरू करेगा, ऐसे बोलेगा हम नहीं जलेंगे। उसी प्रकार लकड़ी का जितना तापमान होता है जलने के लिए उतना तापमान इसको मिलेगा तभी जलेगा, ऐसे बोलेगा हम नहीं जलेंगे। सबसे कम तापमान किसका होता है, सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है, सबसे कम ज्वलन ताप एलपीजी गैस का होता है। इसलिए सिर्फ चिंगारी ही मारते हैं, चिंगारी ही मारते हैं तो एलपीजी गैस जलने लगता है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत कम था। क्या हम लकड़ी में चिंगारी मारेंगे तो क्या लकड़ी जल जाएगा, नहीं, क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक है। कोयला में चिंगारी मारेंगे, क्या कोयला जल जाएगा, नहीं। मोमबत्ती में चिंगारी मारेंगे तो क्या होगा, मोमबत्ती जल जाएगा, नहीं, क्योंकि मोमबत्ती का ज्वलन ताप जो है एलपीजी गैस से ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। उसी प्रकार कागज़ में भी चिंगारी मारेंगे तो जल्दी नहीं जलेगा जितना जल्दी प्राकृतिक गैस जल गया है, क्योंकि कागज़ का भी ज्वलन ताप एलपीजी गैस से अधिक है। तो आप लोग ज्वलन ताप मतलब समझ गए होंगे कि वह ताप यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसे उस वस्तु का ज्वलन ताप कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मोमबत्ती कैसे जलता है। चलो एक मोमबत्ती बनाते हैं। मान लो ये बना दिए हम मोमबत्ती, ठीक है ना, मोमबत्ती बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से ये बत्ती है और यहाँ से ये मान लो जलना शुरू किया, फिर ये और फिर ये। याद रखना कि मोमबत्ती जब भी जलता है तो उसका 3 भाग होता है, एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। जब भी मोमबत्ती जलता है तो उसका 3 भाग होता है। याद रखना, जब भी ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलेगा तो वो पूरा जल जाएगा, तो उसमें प्रकाश कम होगा।
और वो क्या दिखाई देगा, वो नीला दिखाई देगा। और जिसको कम ऑक्सीजन मिलेगा, जिसको कम ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, पूरा नहीं जलेगा वो, और वो क्या दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। और जो नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगा, वो भी क्या दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। ठीक है ना। तो जब अब यहाँ ध्यान देते हैं कि जब भी मोमबत्ती जलता है तो उसका 3 क्षेत्र होता है। एक सबसे अंदर वाला केंद्रीय भाग, इसको बोलते हैं हम केंद्रीय मंडल। ठीक है ना। एक होता है बीच वाला जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है, इसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। और एक होता है सबसे बाहर वाला जिसमें सबसे कम प्रकाश होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन मंडल। तो इसको बोलेंगे हम प्रकाशहीन मंडल। और जो दूसरा नंबर में है इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाशमान मंडल। कैसे होता है ये भी बताएंगे अभी। और जो सबसे अंदर है इसमें न तो सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है, न ही इसमें क्या होता है, ताप होता है ज़्यादा। यानी इसको बोलते हैं सबसे अंदर है, केंद्र में है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। अब आप लोग बताओ कि बाहर में क्या है, हवा है। क्या है, हवा है। हवा में क्या है, ऑक्सीजन। हवा में क्या है, ऑक्सीजन। तो बताओ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, इसको मिलेगा या इसको मिलेगा या इसको मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग बोलिएगा कि जो बाहर में है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। चलो सही बात है, जो बाहर में उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। अब बताओ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो जिसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है वो तो पूरा जल जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिला है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो इसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिला है, इसलिए जो बाहर वाला मंडल है वो पूरा क्या होगा, इसमें जल जाएगा। अब बताओ ये जब पूरा जल जाता है, जो बाहर वाला वो जब पूरा जलेगा, तो बताओ जब जो पूरा जलेगा उसमें ताप ज़्यादा होगा कम होगा। तो जब वो पूरा जल रहा है तो ताप ज़्यादा होगा, ताप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है, ताप ज़्यादा होता है। ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बताओ जब ये पूरा जल गया, जब पूरा ये जल जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन एक थोड़ा सा भी नहीं बचता है। और कार्बन का काम क्या होता है, कार्बन का काम होता है चमकना। क्या होता है, कार्बन का काम होता है चमकना। क्या होता है, चमकना। तो जो बाहर है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिला है तो ये पूरा जल गया है। पूरा जल गया तो ताप तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, ताप तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। लेकिन इसमें जो है कार्बन थोड़ा सा भी नहीं बचा, क्योंकि कार्बन पूरा जल गया है। कार्बन का काम होता है चमकना। तो क्या है, बाहर वाला जो भाग है चमकेगा, नहीं चमकेगा, नहीं चमकेगा। यानी इसका क्या होता है, इसमें ताप तो ज़्यादा होता है लेकिन ये लाइट ज़्यादा नहीं करता है, लाइट ज़्यादा नहीं करता है। यानी इसमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश इसमें कम होता है। क्या होता है, प्रकाश इसमें कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल बोलते हैं। अब बात करते हैं बीच वाला, किसको बोलते हैं, बीच वाला। तो बताओ बीच वाला पास ऑक्सीजन वही पहुंचेगा जो इससे बच के आएगा। जो बाहर में है वो जितना ऑक्सीजन जितना खाना होगा वो तो खा लेगा, इससे जो बचेगा वही ऑक्सीजन जो है ये बीच वाला मंडल में पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या पूर्ण रूप से दहन होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा, क्योंकि उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिला है, क्योंकि ये बीच में है। तो बीच में तो उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिला है। जब इसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पूरा जो है कार्बन जो है वो नहीं जलेगा। जब पूरा कार्बन नहीं जलेगा तो ज़्यादा ताप देगा, बताओ। तो ज़्यादा ताप नहीं देगा, क्योंकि ये पूरा नहीं जल रहा है, पूरा नहीं जल रहा है, पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। तो ताप क्या होगा, ताप कम देगा। ताप क्या करेगा, ये कम देगा। ये ताप क्या कर देगा, ये ज़्यादा देगा, ये ताप कम देगा। अभी हम बताए थे कि ये पूरा नहीं जल रहा है, यानी कार्बन इसमें पूरा नहीं जल पा रहा है, तो कार्बन तो इसमें उपस्थित है। तो कार्बन जब इसमें उपस्थित है तो सिंपल सी बात है, कार्बन का काम है चमकना। कार्बन का काम है चमकना। तो इसमें कार्बन पूरा नहीं जल रहा है, तो कार्बन जो बचा वो क्या करेगा, चमकेगा। वो क्या करेगा, चमकेगा। यानी ये प्रकाश चमकेगा तो क्या होगा, प्रकाश ज़्यादा देगा। प्रकाश क्या करेगा, ज़्यादा देगा। प्रकाश क्या करेगा, ज़्यादा देगा। और जब प्रकाश ज़्यादा देगा तो उसको देगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल याद रखना। और इसका कलर जो है वो होता है पीला। क्या होता है, पीला। आप लोग देखेंगे कि जिस आग का कलर, जिस आग का कलर पीला होता होगा उसमें ज़्यादा ताप नहीं होता होगा, ज़्यादा ताप नहीं होता होगा। उसमें हाथ इधर से पार कर देते हैं तो उसमें भी ज़्यादा ताप नहीं लगता है, लेकिन वो लाइट ज़्यादा करता है, लाइट ज़्यादा करता है। जो ताप ज़्यादा देता है उसमें प्रकाश ज़्यादा नहीं होता है, और उसको आप लोग देखेंगे क्या नीला होता है। क्या होता है, नीला। जैसे आप एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसको जलाते हैं तो कैसा गैस वो कैसा आग जलता है उसमें, तो उसमें जलता है नीला आग। क्या जलता है, नीला आग। लेकिन वह क्या हुआ, ज़्यादा लाइट देता है तो ज़्यादा लाइट नहीं देता है, प्रकाश उसमें कम होता है। लेकिन ताप क्या होता है, ताप उसमें ज़्यादा होता है। ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो जो सबसे अंदर जो है उसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंडल। तो बताओ ये सब ऑक्सीजन खा लिया, उससे जो ऑक्सीजन बचा ये खा लिया, इसके पास बेचारा ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये सबसे अंदर है। अब बताओ जब इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, जैसे यहाँ दान होगा
तो दहन नहीं होगा, तो केंद्रीय मंडल में दहन नहीं होता है। याद रखना, पूछेगा कौन सा मंडल में दहन नहीं होता है, तो केंद्रीय मंडल में दहन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, इसलिए यहाँ दहन नहीं होता है। तो इस मंडल में अगर हम माचिस की तिल्ली पहुँचा दें किसी भी तरह से, इसमें माचिस की तिल्ली भी किसी तरह से पहुँचा दें, तो माचिस का तिल्ली भी नहीं जलेगा। माचिस की तिल्ली क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ दहन नहीं हो रहा है, दहन नहीं हो रहा है। और जब दहन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माचिस की तिल्ली भी नहीं जलेगा। तो बताओ, अब पूछते हैं हम क्वेश्चन। बताओ कौन सा मंडल है जहाँ पर दहन नहीं होता है, तो केंद्रीय मंडल। कौन सा मंडल है जिसका ताप सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रकाशहीन मंडल। कौन सा मंडल है जहाँ पर ताप कम होता है, तो वो हुआ प्रकाशमान मंडल। कौन सा मंडल है जहाँ पर प्रकाश कम होता है, तो वो हुआ प्रकाशहीन मंडल, प्रकाश कम होता है। कौन सा मंडल है जिसमें प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होगा बीच वाला, यानी प्रकाशमान मंडल। तो ये रहा आप लोग का मोमबत्ती से संबंधित प्रश्न। अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे आप लोग घर में क्या बनाते हैं, एलपीजी सिलेंडर जो होता है, एलपीजी सिलेंडर, उसमें क्या क्या चीज़ से मिलकर जो उसमें होता है द्रवभूत गैस होता है, वो क्या क्या चीज़ का मिला होता है उसको बताते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है C4H10, जिसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो सबसे ज़्यादा होता है ब्यूटेन। क्या होता है सबसे ज़्यादा, ब्यूटेन। दूसरा नंबर में होता है प्रोपेन। प्रोपेन को क्या बोलते हैं, C3H8। ये कैसे होता है, अगर ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं ब्यूटेन का सूत्र ये क्यों होता है, प्रोपेन का सूत्र ये क्यों होता है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री में डाल चुके हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कार्बन तथा उसका यौगिक, वो हम डाल चुके हैं। तो वो जाकर आप लोग देखें तो आप लोग IPOC नाम कैसे लिखा जाता है वो सभी अच्छी तरह से सीख जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे कम मात्रा में इसमें होता है एथेन। क्या होता है, एथेन, जिसका सूत्र होता है C2H6, ठीक है ना। तो एलपीजी सिलेंडर जो हम लोग के घर में होता है, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो उसमें 3 चीज़ का मिश्रण होता है, ब्यूटेन का, एक प्रोपेन का, एक एथेन का होता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन होता है, ब्यूटेन। तो बोलेगा सिलेंडर गैस सबसे ज़्यादा कौन होता है, ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद एथेन। अब हम देखते हैं कि जब सिलेंडर गैस लीक करता है तो उससे गंध हम लोग को, तो हम लोग को एक गंध सुंघाई देता है। क्यों सुंघाई दे रहा है, लेकिन जो एलपीजी गैस है उसमें कोई भी गंध नहीं होता है। जो पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी गैस होता है, उसमें कोई भी गंध नहीं होता है, वो गंधहीन होता है। फिर भी हमको जब वो लीक करता है तो एक गंध सुंघाई देता है। क्यों सुंघाई देता है, याद रखना, ये तीनों मिलके क्या बनाता है, एलपीजी गैस। क्या बनाता है, एलपीजी गैस, या इसी को बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई भी गंध नहीं होता है, ये गंधहीन होता है। लेकिन जब ये मान लो लीक किया तो बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है, क्योंकि इसमें कोई गंध नहीं है। और लीक करेगा तो किसी व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये लीक कर रहा है। तो क्या करता है, इसमें सरकार जो है, या जो गैस जहाँ से एलपीजी का उत्पादन होता है उसमें साथ साथ इसमें ये तीनों तो रहता ही है, साथ में इसमें मिला देते हैं हम क्या, एथाइल मरकैप्टन। एथाइल को एथिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल भी, ठीक है ना। तो एथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिला देते हैं। एथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाने से क्या होता है, जो ये एलपीजी गैस जो है, जो पेट्रोलियम गैस जो है, वो सुगंधित हो जाता है। और जब भी गैस लीक करता है तो वही एथाइल मरकैप्टन हम लोग को क्या होता है, सुंघाई देता है, ठीक है ना। एथाइल मरकैप्टन को हम एथिल मरकैप्टन भी बोल सकते हैं। एथाइल मरकैप्टन का सूत्र होता है C2H5, उसके बाद सल्फर, उसके बाद हाइड्रोजन। तो पूछेगा एथाइल मरकैप्टन किसका यौगिक है, तो सल्फर का भी है। किसका है, सल्फर का भी है, ठीक है ना। तो ये इसका, तो एलपीजी सिलेंडर जब पेट्रोलियम गैस का मिश्रण है तो ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का सबसे ज़्यादा कौन होता है, ब्यूटेन। क्या इसमें कोई गंध होता है, तो ये गंधहीन होता है। लेकिन इसमें गंधहीन जो होता है, इसको गंध युक्त बनाने के लिए, यानी इसमें जो गंध देता है उसमें कौन सा पदार्थ मिलाने के बाद गंध देता है, तो एथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाने के बाद गंध देता है, जिसका सूत्र होता है C2H5SH होता है, ठीक है ना। और ये गैस के रूप में होता है, लेकिन इसको सिलेंडर में जो है द्रव के रूप में उच्च दाब पर और कम तापमान पर द्रव के रूप में भर देता है। और यही द्रव जब बाहर निकलता है तो वायुमंडल में पहुंचने के बाद वो गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं और ये चैप्टर खत्म हो गया है। ये जो चैप्टर नंबर आपका 1 था वो खत्म हो गया। कल हम इसका लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर। जितना पढ़ाया था आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं छूटेगा, पूरा बन जाएगा। तो आज का चैप्टर खत्म हुआ है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम मैथ शुरू करेंगे या फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है ना।
तो आप लोग को बताएं वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग जरूर कमेंट करें और बहुत सारे दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे क्या है वीडियो अधिक से अधिक लोगों पर पहुंच सके और बहुत लोग लाभ इसका प्राप्त कर सके। ठीक है ना। आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हैं आप लोग, तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।